11th क्लास केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक है आपका। इसमें थ्योरी है, जितने भी मेन पार्टिकल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स, जो आपने पहले 9th में पढ़ी है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी 9th में आपने इसके पोस्टुलेट्स पढ़े थे। इसमें कुछ पोस्टुलेट्स थे, क्या क्या थे वो पोस्टुलेट्स, कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो आगे डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, मास, साइज, शेप। एक तरह के जो एलिमेंट है उनके एटम्स एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, अगर डिफरेंट एटम्स हैं तो उनके डिफरेंट एलिमेंट है तो उनके एटम्स जो है वो अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। दे कंबाइन इन द सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। कंपाउंड बनाने के लिए वो हमेशा सिंपल होल नंबर में कंबाइन करते हैं। इसके अलावा था कि जब मैटर, ये आपने नहीं पढ़ा था, एक नया लॉ है, एटम्स ऑफ द टू एलिमेंट्स व्हेन कंबाइन विद मोर देन वन एटम दे हैव अ सिंपल रेशियो। जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है वो सल्फर का रेशियो ऑक्सीजन के साथ निकालोगे और सल्फर का इसमें निकालोगे। ठीक है, तो सिंपल वो भी होल नंबर रेशियो बनाएगा। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ये सारे लॉज आपने 9th में पढ़े हुए हैं। अब इसमें क्या एक्सप्लेनेशन मिल सकते हैं इन लॉज से? फर्स्ट तो था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताता है। सेकंड, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, यानी कि जो पोस्टुलेट हमें बताता है कि फिफ्थ पोस्टुलेट कि फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं कंपाउंड बनाने के लिए, वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन बताता है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये जो पोस्टुलेट है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, 6 पोस्टुलेट जो है वो हमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में बताता है। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एज कंबाइंड विद ईच अदर इन सिंपल रेशियो, देयरफॉर ऑल रेशियोज इन्वॉल्व अ सिंपल नंबर। ये रेशियोज के बारे में हमें पोस्टुलेट्स बताते हैं। अब इसमें कुछ लिमिटेशंस थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशन भी आपने पहले भी पढ़ी थी, 9th के अंदर भी पढ़ी थी। It could explain the laws of chemical combination। chemical combination के जो laws थे वो मास के अकॉर्डिंग डिफाइन कर पाया था, लेकिन वॉल्यूम के अकॉर्डिंग गैसेस को नहीं डिफाइन कर पाया था। ठीक है, बट फेल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। जो हमने गैसियस वॉल्यूम के लॉ पढ़ा था उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, मास के अकॉर्डिंग केमिकल लॉ को एक्सप्लेन कर सकता था। इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास, डिफरेंट साइज। डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट मास, डिफरेंट साइज, एटम्स डिफरेंट क्यों होते हैं। ठीक है, ये नहीं बता पाया था कि सेम एटम, सेम एलिमेंट्स के एटम सिमिलरली क्यों होते हैं, इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो ये इसकी कमी थी, क्योंकि इसमें क्या था कि जो आपने आइसोटोप्स और आइसोबार्स पढ़े थे, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, जैसे कि 1H1 हाइड्रोजन, 2H1, 3H1। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स थे। अब तीनों में क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है जबकि मास नंबर डिफरेंट है। डिफरेंट मास आ रहा है सेम एटॉमिक नंबर होने के बाद भी, यहाँ पर फेल हो रही थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। आइसोबार्स 40 कैल्शियम, ठीक है, एंड सिमिलरली आर्गन, दोनों का मास क्या था, सेम था। ठीक है, कैल्शियम और आर्गन का मास जो था वो सेम था, जबकि एटॉमिक नंबर इनका क्या था, डिफरेंट था। आर्गन और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर डिफरेंट था, 20 एंड 18। एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास सेम, इसे बोलते हैं आइसोबार्स। तो यहाँ पर भी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के जो पोस्टुलेट थे वो फेल हो रहे थे। तो मॉडर्न डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या थी, जिसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की गई। एन एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजिबल। एटम को अब इंडिविजिबल नहीं कंसिडर किया जाता। एटम के आगे पार्ट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट में हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट में हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस, आइसोटोप्स। सेम एलिमेंट के एटम्स के डिफरेंट एटॉमिक मास हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स कैन हैव सेम मास। डिफरेंट एलिमेंट्स है कैल्शियम और आर्गन, और इनका मास जो है वो सेम हो सकता है। देन the ratio in which the different atoms combine with one another may be fixed integral but may not always be simple। फिक्स्ड इंटीग्रल हो सकते हैं लेकिन हमेशा सिंपल हो ये जरूरी नहीं है। जैसे कि C12H22O11, ठीक है, सुक्रोज है जो,
इसका अगर आप कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखोगे 12, 22, 11 इंटीग्रल रेशियो है ये, लेकिन ये सिंपल रेशियो नहीं है, सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं है ये, ठीक है, सिंपल रेशियो नहीं है जिसको आप कट करके एक सिंपल होल नंबर में लिख सकते हो, ऐसा रेशियो नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स रेशियो है। तो ये इसकी मॉडिफिकेशन थी जो न्यू लॉ थे, मॉडर्न मॉडिफाइड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के लॉ। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। एटम को आगे फर्दर डिवाइड किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में, yet atom is considered to be the smallest to take participate in the chemical reaction। एटम को फिर भी सबसे स्मॉलेस्ट माना जाता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। एटम इज नो लॉन्गर इंडेस्ट्रक्टिबल। एटम जो है वो अब इंडेस्ट्रक्टिबल नहीं रहा, यानी कि एटम को आगे चेंज किया जा सकता है, जैसे कि नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में चेंज किया जा सकता है, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में चेंज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रॉन। अगर नाइट्रोजन की बॉम्बार्डमेंट कराई जाए न्यूट्रॉन के साथ तो वो ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगी। ऐसे ही यूरेनियम 232, 92 यूरेनियम प्लूटोनियम में चेंज हो सकता है, ठीक है, प्लूटोनियम में चेंज किया जा सकता है, किसके थ्रू, प्लूटोनियम में बदला जा सकता है इसे न्यूट्रॉन की हेल्प करके, न्यूट्रॉन का यूज करके, ठीक है, थ्रू इंटरेक्शन विद द न्यूट्रॉन्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसम्यूटेशन। इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसम्यूटेशन। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में चेंज हो रहा है, इसे बोलते हैं ट्रांसम्यूटेशन, म्यूटेशन हो रही है, ठीक है। आपने 10th में न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ी थी थोड़ी बहुत, जहां पर न्यूट्रॉन्स, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को या स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स को जो है वो बॉम्बार्ड कराया जाता था, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड कराते थे यूरेनियम के साथ, जिसे न्यूक्लियर फ्यूल की तरह यूज किया जाता था। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसम्यूटेशन, जहां एक एलिमेंट दूसरे के अंदर चेंज किया जा रहा है। तो अब मास इंडेस्ट्रक्टिबल रहा, मास खत्म किया जा सकता है, और इन रिएक्शंस में हम ये देखते हैं जो एनर्जी है वो mc², आइंस्टाइन का फॉर्मूला फॉलो करते हैं। मास लॉस्ट होता है और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि टोटल एनर्जी और टोटल मास कंजर्व रहता है, लेकिन मास अब कंजर्व नहीं रहेगा, मास को एनर्जी में बदला जा सकता है। E = mc², मास जो है वो डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है, इट इज नो लॉन्गर इंडेस्ट्रक्टिबल, ठीक है। एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, लॉ और प्रिंसिपल। इसके बाद जो गे-लुसाक्स लॉ था गैसेस वॉल्यूम का, जो हमने लास्ट पढ़ा था, उसमें क्या था कि जो गैसेस है वो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कंबाइन करती हैं। डाल्टन ने कहा मास के अकॉर्डिंग कंबाइन करते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद एक बेर्जेलियस स्वीडिश केमिस्ट था जिसने इन दोनों चीजों को रिलेट करने की कोशिश की, तो उसने कहा इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। उसने कहा कि अगर इक्वल वॉल्यूम लेते हैं हम सभी गैसेस की, ठीक है, कोई भी गैसेस है जिनकी वॉल्यूम इक्वल है, उनकी कंडीशंस भी सेम है, सिमिलर टेम्परेचर पे रखा गया, सिमिलर प्रेशर पे रखा गया, तो उनमें नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगे, ठीक है। तो उनमें नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे कि एक एग्जांपल से देखते हैं हम, ये कह रहे हैं कि अगर इक्वल वॉल्यूम्स ली जा रही है गैसेस की, ठीक है, और जिनको सेम टेम्परेचर पे सिमिलर कंडीशंस यानी कि प्रेशर सेम में रखा गया, टेम्परेचर सेम में रखा गया, तो उनमें नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सेम होंगे। जैसे कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन अगर हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है, HCl फॉर्म कर रहा है, तो अगर हम इसकी वन वॉल्यूम ले रहे हैं, ये दूसरे लॉ के अकॉर्डिंग इसकी वन वॉल्यूम ली जा रही है, तो इसकी क्या बनेगी, दो वॉल्यूम बनेगी, ठीक है। अगर हम इसके एटम्स जो है वो n एटम्स ले रहे हैं, n एटम्स इसके प्रेजेंट है, n एटम्स इसके प्रेजेंट है, तो इसके कितने बनेंगे, 2n एटम्स बनेंगे। वॉल्यूम ली अगर कांस्टेंट 1 वॉल्यूम, तो 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की फॉर्म होगी, ठीक है। इसी तरह से अगर इसके n एटम्स ले रहे हैं, हाइड्रोजन के क्लोरीन के n एटम्स ले रहे हैं, तो 2n एटम्स जो है वो फॉर्म होंगे, ठीक है। यानी कि अगर इसका हाफ एटम लिया जा रहा है, इसका हाफ एटम लिया जा रहा है, तो इसका 1 एटम फॉर्म हो रहा है, ठीक है। 2n से डिवाइड कर दिया, एक तरह से हमने थॉरोली पूरी इक्वेशन को 2n से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ हाफ हाफ और हाफ। अब यहाँ पर जो है वो डाल्टन लॉ फेल हो रहा है कि एटम का हाफ तो हो ही नहीं सकता,
डाल्टन ने कहा कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, एटम से छोटी कोई यूनिट नहीं हो सकती जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे। तो यहाँ एटम का हाफ किया ही नहीं जा सकता, तो यहाँ पर गलती हो गई। उसके बाद फिर नेक्स्ट थ्योरी थी एवोगाड्रो ने। एवोगाड्रो ने इसमें बस क्या चेंज किया, वही चीज रखी कि एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। और एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, ये भी आपने 9th में डेफिनेशन पढ़ी थी। तो उसने एक और डेफिनेशन दी, मॉलिक्यूल वो एलिमेंट है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, कैपेबल होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट या कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मॉलिक्यूल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। इसने थोड़ी सी चेंज कर दिया, जो पहले स्वीडिश साइंटिस्ट केमिस्ट ने जो डेफिनेशन दी थी कि इक्वल वॉल्यूम लेते हैं अगर हम गैसेस की, सिमिलर टेम्परेचर सिमिलर प्रेशर पे, तो उनमें नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होंगे। बस उसने एटम्स की जगह वर्ड क्या यूज कर दिया, प्लेस कर दिया मॉलिक्यूल्स। अगर हम इक्वल वॉल्यूम ले रहे हैं गैसेस की, सिमिलर टेम्परेचर पे सिमिलर प्रेशर पे रख रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ना कि एटम्स, ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम नहीं होंगे। तो अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। जैसे कि अगर हम इसी में ही इसी में करते हैं, एटम्स की जगह हम क्या लेते हैं, मॉलिक्यूल ले लेते हैं। अगर इसके n मॉलिक्यूल्स लिए जा रहे हैं, इसके भी n मॉलिक्यूल्स लिए जा रहे हैं, तो n मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो 2n से डिवाइड किया, हाफ मॉलिक्यूल और 1 मॉलिक्यूल। अब ये सही है, हाफ मॉलिक्यूल हो सकता है हाइड्रोजन का हाफ मॉलिक्यूल होना पॉसिबल है, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो मोर देन 1 एटम, एक से ज्यादा एटम से कंबाइन होकर बन रहा है। तो हाफ मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ, एक एटम प्रेजेंट हो सकता है। तो ये बस उसने वर्ड क्या, एटम की जगह क्या चेंज कर दिया, मॉलिक्यूल चेंज कर दिया, क्योंकि हाइड्रोजन का हाफ मॉलिक्यूल, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो H2 स्टेट के अंदर होती है, तो उसका हाफ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है, एक सिंगल एटम एग्जिस्ट कर सकता है। इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती है एवोगाड्रोस लॉ की? एवोगाड्रोस लॉ जो भी हमने सीखा, इसकी एप्लीकेशंस होती हैं। फर्स्ट वन यूज होती है एटॉमिसिटी कैलकुलेट करने के लिए। एटॉमिसिटी का मतलब क्या है कि एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे कि O2 की एटॉमिसिटी क्या है, 2, 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, O3 एटॉमिसिटी 3, ठीक है। तो ये हम लोग हमें एटॉमिसिटी कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। जैसे कि अगर हम जो वही रिएक्शन यूज करते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, एटॉमिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन रही है। सिमिलरली वही लेते हैं 1 मॉलिक्यूल, n मॉलिक्यूल लिए, जैसे कि इसके n मॉलिक्यूल, इसके 2n मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन, इसके हमने अब एटॉमिसिटी कैलकुलेट करनी है। हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन ले लो। इसमें ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया तो हम ऑक्सीजन से ही कर लेते हैं। जैसे कि ऊपर ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया, ऑक्सीजन से आसान रहेगा, समझने में भी आसानी होगी। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बना दें, वाटर बना दें। ऑक्सीजन वाले एग्जांपल से ही कर लेते हैं हम। हाइड्रोजन के जैसे कि आप वाटर, ये रिएक्शन अगर आप बैलेंस लिखोगे, ये बैलेंस रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो है वो वाटर फॉर्म कर रहा है। तो अगर हम इसको यहाँ पे अनबैलेंस फॉर्म में भी लिखते हैं तो इस तरह से होती है, ठीक है। बैलेंस करके लिख सकते हो इसको। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, H2, हाइड्रोजन के बैलेंस में 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये आप देख सकते हो। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल और वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो 2, 1 एंड 2 बन रहे हैं।
अगर इसको जैसे हमने 2 से ओवरऑल डिवाइड किया था, तो यहाँ पे अगर हम 1 मॉलिक्यूल लेते हैं तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, हाफ मॉलिक्यूल, और फिर वाटर का 1 मॉलिक्यूल बनेगा। इसका मतलब ये है वाटर के 1 मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है, हाफ मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये है कि अगर वाटर का 1 मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल लेते हैं अगर हम वाटर का, तो उसमें ऑक्सीजन कितनी प्रेजेंट है, हाफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ऑक्सीजन का हाफ मॉलिक्यूल, ठीक है, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मतलब हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन यानी कि O2, उसका हाफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का हाफ मॉलिक्यूल 1 एटम के इक्वल है, यानी कि एटॉमिसिटी क्या आई ऑक्सीजन की 2, ठीक है। हाफ मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन का वो 1 एटम के इक्वल है, या यूं बोल सकते हो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2 एटम्स। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ से एटॉमिसिटी क्या आ गई 2। फिर से रिपीट करता हूँ, एटॉमिसिटी कैलकुलेट करने में कैसे हेल्प करते हैं ये थ्योरी। जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर बना रहे हैं, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करते हैं 1 हाफ एंड 1, इसका मतलब ये है कि अगर वाटर का 1 मॉलिक्यूल है तो उसमें ऑक्सीजन कितनी प्रेजेंट है, हाफ मॉलिक्यूल, ठीक है। हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मतलब 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। मॉलिक्यूल्स जो है वो एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, या इसे हम ऐसे बोल सकते हैं हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में 1 एटम है, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में कितना होंगे, 2 एटम्स होंगे, तो O2 की एटॉमिसिटी क्या आ गई 2। इस तरह से ये हमें एटॉमिसिटी कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन देखो, second one is to find the relationship between molecular mass and the vapor density. Relation between molecular mass and vapor density. वेपर डेंसिटी जो होती है वो रिलेटिव डेंसिटी होती है गैसेस की, जैसे आपने रिलेटिव डेंसिटी पहले पढ़ा था, अब ये गैसेस की रिलेटिव डेंसिटी है, ठीक है। वेपर डेंसिटी का मतलब क्या होता है, पहले ये देख लो। वेपर डेंसिटी का मतलब है कि एसटीपी कंडीशंस पे किसी भी गैस की वॉल्यूम डिवाइडेड बाय में एसटीपी कंडीशंस पे उतनी ही वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस की, ठीक है, उतनी ही डेंसिटी हाइड्रोजन गैस की, सॉरी वॉल्यूम नहीं डेंसिटी। वेपर डेंसिटी का मतलब क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस बाय में डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। कोई भी गैस का रेशियो निकाला जाएगा हाइड्रोजन गैस के साथ डेंसिटी, उन दोनों की डेंसिटी के रेशियो को बोलते हैं वेपर डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होगा मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम, mass of certain volume of gas at STP by the mass of same volume of hydrogen gas at STP, ठीक है। सर्टेन वॉल्यूम गैस जो हम ले रहे हैं उसको STP पे और बाय में हाइड्रोजन गैस की जो वैल्यू होती है। मास सर्टेन वॉल्यूम का लिया जा रहा है, इस तरह से अगर हम 1 मॉलिक्यूल का लें सिमिलर कंडीशन रहेगी, यहाँ पर भी मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन वेपर डेंसिटी के इक्वल रहेगा। तो वेपर डेंसिटी का क्या फॉर्मूला बन गया, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, ये लिख लेना, डिवाइडेड बाय में हाइड्रोजन का H2 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, हाइड्रोजन का होता है 1, तो H2 का कितना होगा 2। तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, मास ऑफ द मॉलिक्यूल बाय में
2। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू में वेपर डेंसिटी। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास जो है वो किसके इक्वल है, 2 इंटू में ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी का मतलब है डेंसिटी ऑफ गैस बाय में डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट पर्टिकुलर कंडीशंस। डेंसिटी को हम लिख सकते हैं मास ऑफ द सर्टेन वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम लिख सकते हैं डेंसिटी को। ठीक है, वॉल्यूम अब हम दोनों की बराबर ले रहे हैं तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा फॉर्मूले में, सिर्फ क्या बचेगा, मास बचेगा। ठीक है, मास ऑफ द 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस बाय द मास ऑफ द 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्योंकि यहाँ पे मास बाय वॉल्यूम करेंगे, वॉल्यूम दोनों की इक्वल ली जा रही है गैसेस की, तो वो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ मास का रेशियो बचेगा। जो भी आपने गैस लेनी है उसका मॉलिक्यूलर मास ऊपर आएगा। बाय में हाइड्रोजन का मास होता है H2 का होता है 2। ठीक है, तो इसको यहाँ पे 2 पे मल्टीप्लाई में जाएंगे, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू में वेपर डेंसिटी। ये हमारा फॉर्मूला है जो कैलकुलेशन के लिए यूज होता है रिलेशन निकालने के लिए। थर्ड एप्लीकेशन देखो इसकी, थर्ड एप्लीकेशन है टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस। रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। मास और वॉल्यूम के बीच में कैसे रिलेशन फाइंड आउट होता है, देखो अभी हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू में वेपर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दोगे, अभी बताया वेपर डेंसिटी क्या होता है, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी बाय में मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। वो फॉर्मूला लगा दो, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी बाय में मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस H2 गैस। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, वॉल्यूम जो है वो सर्टेन लेनी है हमने, वॉल्यूम लेते हैं 1 लीटर। ठीक है, वॉल्यूम लेते हैं यहाँ पर 1 लीटर, 2 इंटू में मास ऑफ 1 लीटर। ठीक है, बाय में सिमिलरली ऐसे मास ऑफ 1 लीटर हाइड्रोजन गैस की। अब यहाँ पर हमने वॉल्यूम ले ली 1 लीटर, वहाँ पर पहले हमने मास फिक्स किया था, यहाँ पर वॉल्यूम ले ली 1 लीटर। वॉल्यूम आपको ये गिवन आएगी कि जो 1 लीटर वॉल्यूम होता है हाइड्रोजन की एट एसटीपी वो इक्वल होता है 0.089 किलो। ठीक है, ये वैल्यू फिक्स होती है 0.089 ग्राम से। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू में मास ऑफ 1 लीटर ऑफ द गैस बाय में 0.089 ऑफ गैस। जब इसको अब हम डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी 22.4। ठीक है, डिवाइड करने पे ये वैल्यू आ गई 22.4 इंटू में मास ऑफ, इस वैल्यू को डिवाइड करने पे आंसर जो है वो ये आएगा 22.4 मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी। 1 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी। जो इसीलिए मॉलिक्यूलर मास किसके इक्वल आ गया 22.4 इंटू में मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी। ये आपका इक्वल आ गया मास ऑफ द 22.4 के इक्वल आ गया। ठीक है, ये अब एसटीपी क्या होता है जो हम यूज कर रहे हैं उसको समझ लो। एसटीपी पहले एक बार इसको रिपीट कर देते हैं, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू में वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी का मतलब सर्टेन वॉल्यूम का मास किसी भी गैस का बाय में वही वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस की उसका मास। यहाँ पर अब हम वॉल्यूम को फिक्स ले रहे हैं 1 लीटर हाइड्रोजन की आपको ये गिवन आएगी ये। ठीक है, ये हाइड्रोजन की फिक्स होती है तो वैल्यू होती है 0.089 ग्राम। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ रही है 22.4। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास किसके इक्वल आ गया मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ द गैस एट एसटीपी। मॉलिक्यूलर मास जो है ना किसी भी चीज का वो किसके इक्वल होगा 22.4
लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी। यानी कि अगर हम एसटीपी कंडीशन ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें अगर आपको एक मॉलिक्यूलर मास, आपको जो है वो मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग गैस की बना है, तो उसकी वैल्यू हमेशा, उसकी वॉल्यूम हमेशा इतनी होगी 22.4 लीटर। अगर जैसे कि हाइड्रोजन है H2, हाइड्रोजन गैस गिवन है आपको, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास गिवन है, यानी कि H2 का 2 ग्राम गिवन है, तो उस 2 ग्राम के अंदर, उस 2 ग्राम गैस की एसटीपी पे वॉल्यूम हमेशा कितनी होगी 22.4 लीटर। ये स्टैंडर्ड वॉल्यूम होती है। एसटीपी पे वॉल्यूम जो है वो हमेशा फिक्स रहेगी गैसेस की 22.4 लीटर इररिस्पेक्टिव ऑफ द गैस। कोई भी गैस हो, अगर उसका मॉलिक्यूलर मास के इक्वल वैल्यू गिवन है तो वो क्या होगा 22.4 लीटर के इक्वल आएगी, ठीक है। अब इसमें ये देख लो कि एनटीपी और एसटीपी, एसटीपी होता क्या है, एसटीपी जो यूज हो रहा है वो बता देता हूं मैं आपको। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। इसमें जो वैल्यूज कंसीडर की जाती है टेम्परेचर और प्रेशर की, वो आपको पता होनी चाहिए। टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, या अगर केल्विन में लिखा जा रहा है तो 273 लिखेंगे, ठीक है। और प्रेशर होता है 1 बार, 0 डिग्री सेल्सियस 1 बार प्रेशर होता है। अगर इसको हमने एटमॉस्फेरिक यूनिट के अंदर लिखना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंग लिखना है, तो वैल्यू आएगी 0.982 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है, जहां पर टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होता है 1 बार 0.982 एटमॉस्फेरिक। पहले प्रेशर जो था वो 1 एटमॉस्फेयर कंसीडर किया जाता था, ठीक है, लेकिन अब ये न्यू वाला प्रेशर है। अब पहले ये किया जाता था अर्लियर, लेकिन अब टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर क्या होता है 1 बार, यानी कि 0.982 एटमॉस्फेरिक यूनिट्स, ठीक है। और एनटीपी भी देख लो साथ के साथ, एनटीपी होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। इसमें टेम्परेचर जो है वो लिया जाता है 20 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर लिया जाता है 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। एसटीपी पे टेम्परेचर कंसीडर होता है 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होता है 1 बार, और एनटीपी में टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। यहां तक अब आपने पढ़ना है, उसके बाद मोल कंसेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे।